हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं विशेष करके आपके विज्ञान का मॉडल पेपर, क्योंकि आप फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी काफी अच्छी हो गई होगी। लेकिन इस वीडियो को पूरा देख के जाइए तो आपका फाइनल एग्जामिनेशन ऊपर से सुपर होगा। और यहां हम आपको बता दें कि इसमें जो क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, इसमें से आपके एग्जामिनेशन में 100% क्वेश्चन होंगे तो होंगे ही। तो वीडियो को अंत तक देखें और देखते हैं आप इनमें से कितने प्रश्नों का सही और सटीक जवाब दे पाते हैं। आइए साइंस का पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? आपको यह पता होना चाहिए और आपको जितने आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कीजिए आपको कितने आंसर स्पष्ट रूप से पता है। तो अगर फोकस दूरी ऋणात्मक की बात कह दी गई तो आप याद रखेंगे अवतल दर्पण, चाहे लेंस हो या दर्पण, अवतल अगर होगा तो उसकी फोकस दूरी हमेशा और हमेशा ऋणात्मक होगी। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले क्वेश्चन में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। पूरे जोर से आप इस सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे और आपके साथ हम हमेशा हर कदम पर हैं आपका एग्जामिनेशन बेहतर करवाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है? तो आपको सभी को याद है कि f जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात r/2 के बराबर होता है। अब देख लीजिए f बराबर r/2 किस कंडीशन में है? यहां कहीं नहीं है, नहीं मिल गया आपको ऑप्शन बी में। चलिए बी ऑप्शन यहां भी सही हुआ, मतलब सेकंड का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एकदम सभी क्वेश्चनों का सटीक जवाब देने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? आप सभी को पता है? पता है तो आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है। नहीं पता है, आइए बताते हैं। न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर और यहां भी दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में ही, मतलब तीसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। चौथा देखते हैं क्वेश्चन। चौथा आपके सामने है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो अगर आप इस तरीके से प्रिज्म बना के देखे होंगे तो प्रिज्म में जो प्रकाश की किरणें गुजारी जाती हैं तो सबसे कम झुकने वाला जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो होता है रेड, और सबसे ज्यादा जो झुकता है वो बैगनी होता है। मतलब यहां पर मेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल। ऑप्शन सी के साथ बढ़ चलेंगे आगे चौथे प्रश्न में। इसी के साथ पांचवा प्रश्न भी यहां धमाकेदार के साथ देख लेते हैं। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, छवि अर्थात प्रतिबिंब को कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में आप इमेज नाम से जानते हैं। तो मानव आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा होता है। आप हमेशा याद रखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा। तो उम्मीद करते हैं कि 5 क्वेश्चनों में आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को अंत तक देखें, सारे क्वेश्चन अच्छे और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं केवल और केवल आपके एग्जामिनेशन का मद्देनजर रखते हुए। छठा का जवाब देंगे, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किस कारण से यह बताना है। तो आकाश में वायुमंडलीय अपवर्तन होता है जिसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वायु के प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। और देख लीजिए ये बी ऑप्शन में दिया है प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब यहां भी बढ़ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो बी का भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं आज का 7वां प्रश्न धमाकेदार शुरुआत के साथ। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी अच्छे तरीके से आप इसको समझेंगे, हम उम्मीद करेंगे। दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, तो बड़ा प्रतिबिंब दर्पण की अगर बात किया जाए तो केवल बनता है अवतल से। अच्छे से याद रखेंगे, अवतल दर्पण में ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है और यह दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर बी में, मतलब 7 का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर ये क्वेश्चन पूछा होता कि किससे हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता तो आपका जवाब हो जाता उत्तल दर्पण, और क्वेश्चन पूछा गया होता कि बराबर प्रतिबिंब बनता तब आपका जवाब होता समतल दर्पण। लेकिन पूछा है कि बड़ा प्रतिबिंब किससे बनेगा तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट 8 नंबर आइए देखते हैं।
8 नंबर का जवाब देने का प्रयास करेंगे और काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लिए हैं, पहले ही बता चुके हैं। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, इसके लिए आपको याद करवाए थे, आप याद रखिए एक वर्ड जिसका नाम है अग्नि। और यहां पर क्या करेंगे आप, ये जो नी है, सॉरी ये ग है, इसको आप साइलेंट कर देंगे, बन जाएगा अ-नी। अब अनि से क्या याद रखना है? तो अ से याद रखना है आपको अवतल दर्पण, और नी से याद रखना है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? तो हम प्रयोग करेंगे अवतल लेंस, जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात इस 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर दूरदृष्टि दोष होता तो उसमें प्रयोग करते उत्तल लेंस, और अगर यहां पर जरा दृष्टि दोष होता तो हम प्रयोग करते द्विफोक्सी लेंस, और अगर हमारे पास अबिंदुकता नामक दोष होता तो यहां प्रयोग करते बेलनाकार लेंस। लेकिन 8वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हैं आज के 9वें क्वेश्चन में। 9वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। देखिए, निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाने का मतलब विद्युत धारा मापता है। ये देखिए कितना अच्छा तरीके से क्वेश्चन आपको घुमाया गया है, और इसमें कई सारे लोग आराम से कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं अगर आपकी तैयारी मजबूत हो गई हो तो एकदम कहीं डगमगाएंगे नहीं, कहीं घबराएंगे नहीं। कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, मतलब मापता है? तो वैसा मान है जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है वो धारा मापी को इंग्लिश में बोला जाता है, अर्थात धारा मापी जिससे धारा मापा जाता है, बोले इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 10 देखते हैं। 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। 10 में है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया था? दाएं हाथ का अंगूठा नियम, जिसमें आपको यह बताया गया था कि अगर अपने दाएं हाथ की मुट्ठी से किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करता हो तो शेष अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। आप पढ़ चुके होंगे। और ये जो नियम आपके पास है, ये नियम है फ्लेमिंग का, अर्थात यहां जाएंगे दाएं हाथ के अंगूठे नियम के लिए हम ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात फ्लेमिंग का 10वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 11 की ओर आ जा गया है। 11 नंबर का जवाब देने का प्रयास करेंगे और सारे अच्छे से जवाब देंगे। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको पूछा गया है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक अच्छे से याद रखिए, इसका एसआई मात्रक होता है जो होता है वोल्ट, और वोल्ट जो होता है जिसे हम भी से दर्शाते हैं, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे हम यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ। लेकिन बाकी का चर्चा करते हुए आगे बढ़े। अगला पॉइंट है ओम। तो ओम जो होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है, और अगर बात करें कूलम तो ये विद्युत आवेश का मात्रक होता है। लेकिन पूछा गया था विभवांतर का मात्रक, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वोल्ट। आज के सेशन में काफी मजा आने वाला है। हम उम्मीद करते हैं सभी लोग को अच्छी अच्छी जानकारियां इस भाग से मिलने वाली हैं। चलिए आगे हैं आज के 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपके स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? मतलब प्रतिरोध का मान किस क्रम में बढ़ जाता है? ऑप्शन दिए गए श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी एवं समांतर दोनों, और डी ऑप्शन दे दिया है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं प्रतिरोधों को, जैसे 2 ओम और 2 ओम को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो इसे डायरेक्ट जोड़ते हैं और 2 और 2 हो जाता है 4। लेकिन अगर इसे आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसे करना होता है 1/2 + 1/2, अर्थात 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे तो आपके पास 1 आएगा, क्योंकि समांतर क्रम में उसके व्युत्क्रम जोड़े जाते हैं, इसलिए समांतर क्रम में प्रतिरोधों का मान छोटा हो जाता है, जबकि श्रेणी क्रम में उसे डायरेक्ट जोड़ा जाता है, इसलिए श्रेणी क्रम में मान जो होते हैं हमेशा और हमेशा प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ऑप्शन ए के साथ यहां बढ़ेंगे आगे, मतलब 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 13 पर विचार करते हैं। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है चुंबकीय बल रेखाएं। अब चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई आपके पास शक्तिशाली नाल चुंबक है और इसमें 2 ध्रुव हैं, एक ध्रुव है एस और एक ध्रुव है नॉर्थ, मतलब एक ध्रुव है नॉर्थ और दूसरा ध्रुव है उसका साउथ, तो यहां से कुछ काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं नॉर्थ से और जाके साउथ में प्रवेश कर जाती हैं, और ऐसी जो रेखाएं खींची जाती हैं इसी रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं
या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोग इसको पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पूछा गया कि प्रकृति कैसी होती है चुंबकीय बल रेखाओं की। तो चुंबकीय बल रेखाओं की जो प्रकृति होती है ये काल्पनिक होता है, क्योंकि इस फिजिक्स में इसकी केवल कल्पना की गई है, रियलिटी में ये मान अर्थात ये बल रेखाएं नहीं होती हैं। वैज्ञानिकों के कल्पना के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इसलिए 13 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति काल्पनिक होती है। नेक्स्ट आगे आ गए हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 का जवाब देंगे आप सभी लोग। काफी अच्छा और काफी फेमस क्वेश्चन। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, मतलब ऑप्शन सी के साथ हम यहां आगे बढ़ेंगे। गांठ बांध लीजिए, जो किलोवाट घंटा जिसे kWh से दर्शाते हैं, जिसे यूनिट के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे BOT यूनिट के नाम से भी प्रचलित किया गया है। तो इस 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आज के 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 का जवाब देंगे, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? पहले ही बता चुके हैं कि इस वीडियो को अगर पूरा आप देख लेते हैं तो आप एकदम बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन पेपर को फाड़ के रख दीजिएगा। हमें पक्का उम्मीद है आप सारे और सटीक जवाब का इस्तेमाल करके आइएगा। नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा स्रोत बताना आपको। ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, और डी है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के स्रोत वैसे स्रोत कहे जाते हैं जिसे पुनः कुछ वर्षों में प्राकृतिक रूप से पूरा किया जा सके। तो नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा को पूरा किया जा सकता है, नाभिकीय ऊर्जा तो होगा नहीं, कोयला भी बहुत साल लगते हैं बनने में, और प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन का रूप में जाना जाता है, ये भी नहीं बनता है। मतलब इसमें बढ़ेंगे हम ऑप्शन नंबर बी के साथ। मेरा राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा। चलिए इसके बाद आप 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 16 काफी अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? काफी फेमस क्वेश्चन और काफी आसान, और इसमें कई सारे कैंडिडेट कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन आज एकदम आप आंसर देंगे और हमें पक्का उम्मीद है इसका सही और सटीक आंसर देने वाले हैं आप। तो 16 जो है, 16 में अपसारी लेंस पूछा है, तो इसका मेरा जवाब हो जाएगा अवतल लेंस। ऑप्शन ए के साथ यहां बढ़ चलेंगे आगे। चलिए 17, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्राथमिक वर्ण जिन वर्णों को मिला के विश्व की सभी कह सकते हैं रंगों को बनाया जा सकता है, उसे प्राथमिक वर्ण कहते हैं। तो प्राथमिक वर्ण में 3 नाम आते हैं। एक आता है आपके सामने लाल, एक आता है हरा, और एक आता है आपका नीला। ये 3 ऐसे कलर हैं जो प्राथमिक वर्ण कहते हैं, और इनको आपस में सही मिलान करके आप पूरी रंगों को बना सकते हैं। रंगीन टीवी में भी यही तीनों कलर मौजूद होते हैं, रंगीन प्रिंटर में भी यही तीनों कलर का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए 17 में दिया हुआ है लाल, नीला, हरा, तीनों सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अर्थात 17 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए आगे है आज के 18 नंबर की ओर। 18 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी ज्यादा कह सकते हैं एग्जामिनेशन में परेशान करने वाला। देख लीजिए कौन सा रंगीन भाग होता है आपको नेत्र में, आपको यह बताना है। तो रंगीन भाग जो होता है वो होता है कॉर्निया, जो आंख के काले भाग में ऊपरी परत के रूप में होता है। बढ़ेंगे यहां ऑप्शन नंबर ए के साथ। 19 देखिए, एक एचपी जो है इसको बोला जाता है हॉर्स पावर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अश्व शक्ति, इसे बोला जाता है अश्व शक्ति। तो आपको बताना यहां यह है कि अश्व शक्ति जो होता है वो एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये आपको दिख रहा है ऑप्शन ए में, मतलब 19 में भी बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए नेक्स्ट आते हैं आज के 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे और देखेंगे इस क्वेश्चन का जवाब आप क्या दे पाते हैं। विशालक शीश, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, होता है किस लेंस का बना होता है, आपको यह बताना है। यह आपके लिए शायद हो सकता है नया क्वेश्चन, लेकिन अगर कोई पढ़े होंगे तो इसका जवाब देने का जरूर प्रयास करेंगे। ऐसे हम आपको बता दें कि विशालक जो शीशा होता है वो उत्तल लेंस होता है, अर्थात ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 देख लेते हैं, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण हैं
जैसे मान लीजिए अगर ये चालक तार है, कोई ये तार अगर है और इसमें अगर धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा, तो इसमें गति करने वाले कण कौन से होते हैं? तो ये तो आपको शायद पता है कि गति करने वाले कण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के द्वारा धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चालक तार में प्रवेश करता है। तो अगर यहां पर आप देखें थोड़ा सा, तो परमाणु, आयन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिल गया ऑप्शन नंबर डी में। मुक्त इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया है लेकिन इसका नाम इलेक्ट्रॉन दिया है। बढ़ेंगे यहां क्वेश्चन नंबर का आंसर डी होगा। डी के साथ आगे चलेंगे। आगे है 22 नंबर की ओर। 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर और उसके साथ लगा दिया घंटा। अब यहां पर थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, आप इसका भी जवाब आसानी से दे सकते हैं। अब यहां सोच लीजिएगा एम्पियर जो होता है वो किस विद्युत धारा का या किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्रक है जो आई से डिनोट किया जाता है। और उसके बाद घंटा जो है समय का मात्रक है, मतलब टी से डिनोट किया जाता है। अब ये सोच लीजिए कि आई टी जो होता है किसका सूत्र है? अगर ये आपको पता लग गया तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाइएगा। तो IT जो होता है वो Q बराबर होता है और Q को हम आवेश कहते हैं। तो आवेश का मात्रक हो गया एम्पियर घंटा, मतलब यहां पर राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, आवेश का। ऑप्शन बी के साथ यहां चलेंगे आगे। 23 देखते हैं। 23 का जवाब क्या होता है समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में कौन मात्रक वाट के बराबर है? वाट के बराबर, तो वाट के बराबर अब देखिए वाट जो होता है वो शक्ति को डिनोट करता है। यहां पर हम कह सकते हैं शक्ति को। अब शक्ति बराबर सूत्र कौन सा होता है ये आप जानते होंगे। शक्ति बराबर एक सूत्र होता है W बटा में T, मतलब कार्य बटा में समय। अब कार्य का जो होता है मात्रक वो जूल होता है और प्रति में चूंकि समय यहां पर है तो समय का मात्रक सेकंड होता है, तो जूल प्रति सेकंड देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो दिख रहा होगा जूल प्रति सेकंड, आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे दिया। और ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है और कई बार हम आपके अपने सेशन में बता भी चुके हैं। मतलब 23 में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर में। 24 तो तेज करने का क्वेश्चन करेंगे। अब आगे आसान क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। विद्युत धारा का मात्रक, तो विद्युत धारा का मात्रक अगर तैयारी पक्की है तो एकदम कंफर्म बताइए। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, जो दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए में। 25 देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, तो उसका उत्तरदायी जो गैस होता है उस गैस का नाम है CO2। ऑप्शन सी के साथ यहां चलेंगे एकदम कदम बढ़ा के आगे। अब आते हैं 26 की ओर। 26 का जवाब देते हैं और आप सभी लोग मिलकर इसका जवाब देंगे और मिलाते जाएंगे कि आपका कितना सही आंसर है। अगर आप 40 कर देते हैं आज के पूरे 80 क्वेश्चनों के सेट में तो आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है और आप एग्जामिनेशन देने के लिए तैयार हो चुके हैं। आइए, अगर तैयार नहीं है क्वेश्चन को देखिए। 26, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हमारे शरीर में भोजन का जो पचना है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, लेकिन यहां ऑक्सीकरण जो है दिया हुआ नहीं है, हिंदी नाम दे दिया है। तो ऑक्सीकरण को हिंदी में बोला जाता है उपचयन। यहां बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए इसी के साथ हम देख लेते हैं 27 भी। कलीचूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। कलीचूना पर जब जल डाला जाएगा तो जल डालने से वो अभिक्रिया जो करता है वो अभिक्रिया कैसा करता है? तो अभिक्रिया करता है ऊष्माक्षेपी। आप कभी चूना को पानी में डाले होंगे घर पर, घर के पेंट या पुचारा करने के लिए, तो क्या होता है कि पानी जो होता है वो पूरी तरीके से खौलने लगता है जब उसमें चूना पत्थर डाला जाता है, मतलब चूना का पत्थर डाला जाता है। तो ये कह रहा है कि ऊष्मा छोड़ता है वो, जिसके कारण पानी पूरी हीट हो जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 28 देखते हैं। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ये तो आपको याद करना चाहिए। याद कर लीजिए आज कॉपर, इसके बाद Hg पारा, Ag और Au। इसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील पूछा है, तो सबसे ज्यादा जो अभिक्रिया इन पदार्थों में है वो आपके सामने है, जो है Cu, ए ऑप्शन में जो दिया है कॉपर के रूप में। और सबसे कम अभिक्रियाशील अगर पूछे तो आपका जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन Au, अर्थात कह सकते हैं सोना। नेक्स्ट आगे आपके पास 29 नंबर। 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और इस सवाल का जवाब हमें पता है सभी लोगों के पास होगा और तैयारी मजबूत कर चुके हैं तो एकदम होना ही है। चूना जल का रासायनिक सूत्र बताइए।
चूना जल, जिसका रासायनिक सूत्र आपको यहां बता देना है। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है, अगर जल के साथ मिल चुका है तो CaOH का होल ट्वाइस, जिसे पढ़ते हैं रासायनिक नाम के तहत कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दे दिया है ऑप्शन नंबर डी में। 29 में बढ़ चलेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। काफी मजा आ रहा है आज के सेशन में, और हम जान रहे हैं आप सभी क्वेश्चनों का जवाब सटीक तरीके से दे रहे हैं, और नहीं दे पा रहे हैं तो जरूर वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आप सभी सवालों का जवाब आसानी से और इजी तरीके से देने में समर्थ हो। चलिए देखते हैं 30 नंबर, देखते हैं 30 आ गया है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा। अब देखिए, लाल जो लिटमस है उसे कैसा कर दिया? नीला। तो अगर वो नीला कर दिया तो इसका मतलब है कि वो एक पदार्थ जो है वो अम्लीय है, मतलब वो कैसा पदार्थ है? अम्लीय है। और ये अगर आप पढ़े होंगे तो अम्लीय का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। अब 7 से कम देख लीजिए, आपको ज्यादा कंफ्यूजन की आवश्यकता ही नहीं है। 7 से कम अगर आप यहां देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब यहां बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ 30 में। चलिए 31 देखते हैं। 31 आप क्या है? एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? अब देखिए, एल्काइन आप 3 समूह याद रखे होंगे, जिसमें पहला समूह आता है जिसका नाम होता है एल्केन। तो एल्केन जो होता है आपके सामने, एल्केन में एकल बंधन होता है। दूसरा जो आता है वो होता है एल्कीन, एल्कीन में द्विक बंधन होता है। और तीसरा समूह अगर याद रखे हो, एल्काइन आता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, मतलब उसमें त्रिसंयोजित तत्व होते हैं। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 32 देखते हैं। 32 आ गया आपके सामने। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का अणु सूत्र बताना है, तो ये तो सबके जुबान पर होता है, C6H12O6, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन नंबर ए, आगे बढ़ चलेंगे। 33 देखते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण, तो सोडियम लवण की अगर बात करें तो साबुन का डिफिनीशन दिया गया है यहां पर, अर्थात उसे साबुन कहते हैं, जो कठोर जल में अपना भरपूर योगदान या कह सकते हैं झाग उत्पन्न नहीं करता है, और उसी के विरोध में निकाला गया है अपमार्जक, जो कठोर जल में भी आसानी से झाग उत्पन्न कर देता है। मतलब 33 में भी बढ़ेंगे हम ऑप्शन नंबर ए के साथ। चले आगे हैं आज के 34 नंबर की ओर। 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। 34 पहले देख लेते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो CHO जो है, इस अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहेंगे आपको ये बताना है। तो CHO अगर आपके सामने है तो CHO को बोला जाता है एल्डिहाइड। ऑप्शन ए के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। इस 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं आज के 35 नंबर की ओर। 35 देखते हैं। आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु संख्या, परमाणु त्रिज्या में आपको बताना है कि वो घटती है, बढ़ती है, या फिर कोई और तरीके का परिवर्तन होता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो अगर आवर्त सारणी इस प्रकार से है और आवर्त सारणी में आप बाएं से दाएं ओर जाएंगे तो तत्वों का जो आवर्त सारणी होता है उसमें परमाणु त्रिज्या धीरे धीरे कम होते चला जाता है। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 35 में बढ़ चलेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखते हैं आज के 36 नंबर को। 36 देखिए। निम्नांकित तत्वों को उसके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो आपको हम बता दें कि इसमें लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये सही दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, कहीं और दिखाई देगा ही नहीं आपको। ऑप्शन बी देखिए और बढ़ चलिए एकदम आगे, इसमें कहीं कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। 37 देखते हैं। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन बताना है, धातु, उपधातु और एक देता है अधातु। ये 3 ऑप्शन ही देते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं है। आज एकदम याद कर लीजिए, जैसे पढ़े होंगे सौर ऊर्जा के जो प्लेट होते हैं उसमें सिलिकॉन लगाया जाता है, लेकिन यहां पर नाम दिया है आपके सामने सिलिकॉन। तो सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु है, जबकि सिलिकॉन जो होता है एक प्रकार का धातु होता है। मतलब यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब उपधातु। देखते हैं 38 नंबर। 38 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? मतलब विद्युत रूप से धनात्मक होता है
वो तत्व यहां पर आपको बताना है। तो विद्युत रूप से धनात्मक तत्व धातु होते हैं, आप याद रखेंगे। अगर आप इसमें धातु का चुनाव कर लेते हैं तो आप सही आंसर बता दिए। और अधातु जो होते हैं वो सामान्यतः विद्युता ऋणात्मक होते हैं। तो देखिए कार्बन अधातु है, नहीं होगा। क्लोरीन अधातु है, ये भी नहीं होगा। और यहां देख लीजिए सोडियम, ये धातु आ गया, कहीं और देखिए मत, आप दम लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, मतलब 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं 39 नंबर। कुछ बायोलॉजी के भी क्वेश्चन लिए गए हैं आपके लिए, ऐसा नहीं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से हम हवा उड़ा लेंगे आपका। बायोलॉजी भी क्वेश्चन है और ये भी आपको पूरी तरीके से एग्जामिनेशन में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टिहरी बांध है जिसके लिए काफी ज्यादा विवाद हुआ था और इसी विवाद के तहत 1972 ईस्वी में चिपको आंदोलन भी चलाया गया था। वही टिहरी बांध आपको बताना है किस प्रदेश में हुआ था। तो 39 का राइट आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद 40 देखते हैं। निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? इसका तो जवाब सबको पता होगा, सारे लोग इसका जवाब दे सकते हैं और हमें उम्मीद है कि सब लोग जवाब देना चाहिए। किरोसिन में डुबाने के लिए किरोसिन में डुबा के रखा जाता है सोडियम को, क्योंकि सोडियम जो होता है Na, जब इसे जल की अभिक्रिया कराई जाती है या फिर खुले हवा में छोड़ दिया जाता है तो ऑक्सीजन से बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करता है और फिर जलना शुरू हो जाता है। और इसी जलने की क्रिया से बचने के लिए सोडियम धातु को कहां रखा जाता है? किरोसिन में, अर्थात ऑप्शन बी के साथ यहां बढ़ चलेंगे आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 41 नंबर है। आपको बताना है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपमार्जक जो होते हैं उसे क्या बनाए जाते हैं? तो अपमार्जक से बनाए जाने वाला जो पदार्थ है वो सर्फ एक्सेल है। सर्फ एक्सेल एक अपमार्जक से बनाया जाता है जो एक प्रकार का वॉशिंग पाउडर भी कहलाता है। इजी सर्फ ये भी है, शैम्पू, अर्थात ये तीनों के तीनों मिल गए हमें, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 41 का राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देख लेते हैं आपका 42 नंबर। 42 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यह क्वेश्चन है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? थोड़ा सा अगर मेरा लेक्चर पहले सुने होंगे तो आपको इसको जवाब पता चल गया होगा कि सौर सेल में प्रयोग होता है सिलिकॉन का। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, कहीं दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं आपको। चलिए 44 देखिए, सॉरी 43। निम्नलिखित में किसका खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता? अर्थात खाना बनाने वाले ईंधन में प्रयोग नहीं होता है तो एलपीजी का तो होता है, ये तो घर घर प्रवेश कर गया है आजकल। एलपीजी गैस का प्रयोग आप करते हैं, कोयला भी प्रयोग करते हैं, सीएनजी का भी प्रयोग बहुत स्थानों पर किया जा चुका है, बायोगैस का भी प्रवेश करते हैं, मतलब चारों के चारों सही हैं। लेकिन सबसे सटीक आपको मिलता है ऑप्शन नंबर ए में सीएनजी, क्योंकि बहुत घरों में, महाराष्ट्र को छोड़ के सीएनजी जो होता है वो बहुत घरों में प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम यहां चलेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। 44 देखिए, आपको 44 में क्या बताना है? एक समीकरण दिया हुआ है 2Cu कॉपर है, उसके बाद ऑक्सीजन से उसकी अभिक्रिया दिखाई गई है और बना हुआ है कॉपर ऑक्साइड। तो पूछा है कि ये कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, आपको ये बताना है। तो हम आपको बता दें कि 44 में जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें ऑक्सीजन का कॉपर के साथ संयोग हुआ है, तो हम इसे रासायनिक अभिक्रिया को बोलेंगे। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये जो बना है, ये एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। मतलब 44 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गए आज के 45 नंबर की ओर। 45 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? अब देखिए नहीं है तो ये तो आसान है, आप दोनों तरफ के बॉन्ड जो है अर्थात परमाणु संख्या है जो उसको देख लीजिए, बराबर नहीं है, संतुलित नहीं है। पहला देख सकते हैं हाइड्रोजन 2, यहां भी हाइड्रोजन 2 से गुना हुआ है, क्लोरीन 2 और यहां भी क्लोरीन 2 चूंकि 2 से इसका गुना हुआ है, मतलब पहला वाला समीकरण तो करेक्ट है, पहला सही है। दूसरा देखिए पीबी 1 यहां है, पीबी भी 1 है, सीसा जो कहलाता लेड। नाइट्रोजन की संख्या यहां पर 2 है, नाइट्रोजन यहां देखिए 1 मिला।
मतलब यहीं पर आपका कंफ्यूजन प्राप्त हुआ, समीकरण संतुलित नहीं पहचानना है। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बी के साथ हम यहां आगे बढ़ेंगे। ऐसे आप देख सकते हैं बी को अगर छोड़ दिया जाए तो आगे आपको मिल जाता सी में भी, सी भी सही होगा। हाइड्रोजन देखिए 2 दूनी 4, यहां भी 2 दूनी 4 है। ऑक्सीजन 2 से ऑक्सीजन में गुना किया गया, यहां भी 4 है। इसको भी देख सकते हैं, कॉपर 2, यहां भी कॉपर 2, सॉरी पोटेशियम 2 है, यहां भी पोटेशियम 2 है। क्लोरीन भी यहां 2 है, क्लोरीन भी यहां 2 है। और साथ ही साथ 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, यहां प्लस होना चाहिए था। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा इस 45 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि बी में नाइट्रोजन यहां पर 2 है और यहां नाइट्रोजन आपको सामने केवल 1 मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपके सामने कैसा होता है, किस प्रकार होता है, चलिए देखते हैं। 46 नंबर, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, याद रखें ऑप्शन नंबर ए। अगर अम्लीय पूछा होता तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। चलिए 47, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल जिसमें हाइड्रोजन आयन की जो क्षमता है, इस हाइड्रोजन आयन की क्षमता काफी कम होती है। जब जल में घुलाते हैं तो हाइड्रोजन आयन की क्षमता कम प्राप्त होती है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो 47 जो होगा, इस 47 का आपका राइट आंसर होगा HCl। HCl जो है एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है, मतलब एक याद रख लीजिए। और 3 ये जो आपके सामने ऑप्शन मिले ए, बी और डी में, ये प्रबल अम्ल के रूप में जाने जाते हैं, जबकि HCl जो है एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है, इसकी अम्लीयता क्षमता कम होती है। 48 देखते हैं। 48 है क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, आपको यह बताना है इस क्वेश्चन में। तो क्रायोलाइट जो होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क है, लेकिन एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा प्रचलित अयस्क होता है, जो होता है मुख्य रूप से आप लोग को याद होगा, जिसका नाम है बॉक्साइट। एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा प्रचलित अयस्क जो है उसका नाम है बॉक्साइट, अर्थात यहां दिया नहीं है, लेकिन क्रायोलाइट जो अयस्क है ये बना होता है किसका? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है। चलो 49 देखते हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। सोडियम की परमाणु संख्या 11, जबकि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19। ऑप्शन ए सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 50 देखते हैं। 50 में है कि फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो फार्मिक अम्ल जो है इसका IUPAC जो नाम है वो है मेथनोइक अम्ल। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर, इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र क्या है? इथाइल एल्कोहल मतलब ये एल्कोहल से है, इसका मतलब आपको इसमें OH दिख जाएगा। और उसके बाद एथाइल है, अर्थात ये बना होगा मुख्य रूप से दूसरे नंबर हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि मीथेन के बाद एथेन ही आता है। मतलब इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H5OH। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे आगे यहां। चलिए 52 देखते हैं। एल्काइन कौन है? एल्काइन जिसमें अणु सूत्र जो होते हैं वो मुख्य रूप से होते हैं CnH2n के रूप में। मतलब C और हाइड्रोजन के बीच का जो रिलेशन होता है वो दुगना होता है। तो दुगना वाला खोजिए, इसमें कौन सा है? दुगना वाला अगर खोजते हैं तो ये देखिए 2 दूनी 4 यहां नहीं है, 2 दूनी 4, ये डी ऑप्शन में मिल गया। मतलब एल्काइन का 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है स्क्रीन पर। 53 नंबर, 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी जो होता है उसका रासायनिक सूत्र ये तो आपको सबको पता होना चाहिए। ये ए नंबर में आपके सामने है ग्लूकोज है, लेकिन आपसे चीनी पूछा है तो चीनी का सूत्र है C12H22O11। बोलो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 54 देखते हैं। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है। तो एसिटिलीन एक प्रकार का एल्काइन समूह का हाइड्रोकार्बन होता है, मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, त्रिबंधन। 55 देखते हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, मतलब श्वसन के रूप में जो श्वसन होता है उसके रूप में उपयोग किए जाने वाले बीज क्या होते हैं जिससे श्वसन का अध्ययन होता है? तो 55 का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सूखे बीज। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 56 देखते हैं। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव में वृक्क को इंग्लिश में बोला जाता है किडनी।
तो किडनी जो है वो किस प्रणाली का हिस्सा होता है, मतलब वो क्या करता है हमारे शरीर में? तो वृक्क का मुख्य कार्य जो होता है वो उत्सर्जन होता है। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 57 नंबर में। 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पौधे में जाइलम निम्नांकित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो पौधे में जो जाइलम होता है, तो ज से याद रखिए जल, जाइलम में आपको ज मिलता है, इससे याद रखिए आप क्या, जल, अर्थात ये जल का वाहक होता है। तो देख लीजिए जल के रूप में दिया है पानी, ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 58 देखते हैं, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान, अब ये सवाल यहां कंफर्म नहीं किया है, ये जो श्वसन है ये पेड़ पौधे का दिया है या फिर मानव का। तो अगर नहीं दिया है तो आप मानव का मान के चलेंगे, तो श्वसन के दौरान ऑक्सीजन निकलता है। ऑप्शन डी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे, क्योंकि हम और आप ऑक्सीजन ही श्वसन के दौरान छोड़ते हैं। 59, फलों के पकने को निम्नलिखित में किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मतलब पेड़ पौधे में फलों का जो पकना है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है या किसके द्वारा किया जाता है, इस प्रश्न में आपको यह बताना है। तो ये किया जाता है एथिलीन से। ऑप्शन सी जो होगा एकदम राइट आंसर होगा। चलिए आ जाते हैं आज के 60वें नंबर की ओर, और उम्मीद करते हैं कि आप प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब मिलाते जाते होंगे, और कितना अभी तक सही किए हैं यह भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर रिप्लाई देने का प्रयास करें। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारियां हासिल की जाती हैं वो क्या कहलाता है? उसका नाम है डेंड्राइट, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। काफी मजा आ रहा है आज के सेशन में, और उम्मीद करते हैं कि आप आनंद लेते होंगे आज के इस सेशन से। चलिए 61 देखते हैं। आज का 61वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नांकित में कौन आपातकाल का हार्मोन है? मतलब आपातकाल भी हार्मोन होता है, हार्मोन भी आपातकाल होते हैं। ये तो आप लोग को लगा कि पहली बार सुने हैं क्या, तो लेकिन नहीं, आपातकाल हार्मोन कहलाता है जो आपातकाल में आपके शरीर को हार्मोन के रूप में मदद करता है। तो उसे हार्मोन का जो नाम है उसका नाम है एड्रेनालिन, अर्थात ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए के साथ यहां चलेंगे आगे। 62 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? हमारे शरीर में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक होता है ऐच्छिक और एक होता है अनैच्छिक। तो आपको बताना है अनैच्छिक नहीं है, मतलब ऐच्छिक है, उल्टी। ऐच्छिक से ये हमारी इच्छा से तो होता नहीं है, अनैच्छिक है, कभी कभी हो जाता है, तो ये तो नहीं होगा। अत्यधिक लार निकलना, ये भी हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है, ये भी नहीं होगा। दिल का धड़कना, ये तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी इच्छा से नहीं होता, ये अनैच्छिक क्रिया है। अब पूछा गया अनैच्छिक क्रिया नहीं है, चबाना। कोई चीज को मुंह में लेके अगर आप चबाते हैं तो क्रिया आप पर नियंत्रित है ना, आप चबा भी सकते हैं, नहीं भी चबा सकते हैं, मतलब ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है, एक प्रकार की इच्छा से की गई क्रिया है। ऑप्शन डी के साथ चलेंगे आगे। चलिए आगे है 63 नंबर की ओर। 63 का जवाब देने का प्रयास करें। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? मतलब मानव में जो महिलाएं होती हैं बच्चे जन्म देती हैं, तो बच्चे जन्म देते समय उनकी गर्भ अवधि जो होती है वो कितने दिनों की होती है, इस सवाल में आपसे ये पूछा है। तो ये होता है 270 दिनों का। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। और 270 दिनों के औसतन 270 दिनों के बाद महिलाएं जो है वो बच्चे को जन्म देती हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 63। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है कुछ इस प्रकार से, 64 नंबर में। चलिए 64 का जवाब देंगे। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा का एक्शन जो प्लान है वो कब शुरू हुआ? मतलब जिस प्लान के तहत गंगा को शुद्ध करने की योजना बनाई गई थी, वो प्लान कब से हुआ है? तो वो प्लान हुआ है 1985 ईस्वी से, जिस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश में स्थापित किया गया था। मतलब 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 65 देखते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में किसके द्वारा होता है, किसमें होता है? तो देखिए मुकुलन द्वारा अगर पूछ दिया अलैंगिक जनन तो आपका जवाब होगा ईस्ट, लेकिन केवल अगर पूछा हुआ अलैंगिक जनन तो आपका जवाब होगा अमीबा। अच्छे से याद करें, ये कंफर्म आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुकुलन द्वारा पूछा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उसका जवाब आप देने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट 66, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? मतलब कौन सी ऐसी बीमारी है जो हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, सांस लेने में परेशानी होती है, उसका बताना है। तो 66 जो होगा, इस 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा निमोनिया। ऑप्शन सी के साथ आगे चलेंगे। क्योंकि डायरिया ऐसा नहीं होता, डायरिया एक प्रकार का बुखार होता है, टीबी यहां से भी नहीं है, और बी और सी दोनों दिया हुआ है, ये बी और सी दोनों ऐसा नहीं है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 67 देखते हैं। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? मनुष्य और अन्य प्रकार के जो जीव होते हैं, मांसाहारी जीव जो मुख्य रूप से कहा जा रहा है, वो किस पदार्थ का पाचन जो है वो नहीं कर पाते हैं? जैसे हम और आप हैं जो है वो सर्वाहारी कहलाते हैं। मांसाहारी जीव, तो मांसाहारी जीव में जैसे आपका बाघ हो गया, शेर हो गया, ये किस पदार्थ का या किस प्रोटीन का, यह कह सकते भोजन के किस तत्व का पाचन नहीं कर पाते हैं? तो 67 का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेल्यूलोज का। ऑप्शन बी के साथ यहां चलेंगे आगे। देखिए 68 आ गया है, 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे हम सभी। 68 है, वेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है? वेन हैमरेज, जिसके कारण क्या होता है कि दिमाग का टेंशन होता है और दिमाग की नसें जो होती हैं वह फट जाती हैं, जिसके कारण हमें कई बार बहुत परेशानी होती है। तो ब्रेन हैमरेज जो होता है उसका मुख्य कारण आपको बताना है कि मुख्य कारण क्या होता है। तो ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि आप ज्यादा टेंशन ले लेते हैं। जो आप पढ़ाई का टेंशन ज्यादा ले लिए हैं, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन देने की आवश्यकता है। क्योंकि पवन सर से आप जुड़े हुए हैं, गुरु आर्यभट्ट से जुड़े हुए हैं, तो एकदम टेंशन मत लीजिए, आपको कभी भी ब्रेन हैमरेज हम नहीं होने देंगे। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसके साथ हाइपर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका एग्जामिनेशन बेहतर एकदम होगा। 69 देखते हैं। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है, यह बताना। परजीवी पादप मतलब वैसे पादप को बोलते हैं जो दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। जैसे पादप का एक स्वाभाविक गुण होता है कि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन परजीवी पादप जो दूसरे के भोजन को ग्रहण करके अपना जीवन बसर करते हैं, जिस तरीके का मनुष्य करता है, तो वैसे पादप का नाम बताना है जो परजीवी होते हैं। तो इससे 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कशटुका। ऑप्शन बी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। अच्छे से याद रखेंगे, कशटुका, कसकुटा, 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 4-5 बार इसे बोल लेंगे, यह होता है परजीवी पादप। नेक्स्ट 70 देखते हैं। 70 है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, जिसके द्वारा शरीर के बाहरी अंगों में हमें ही कह सकते हैं कि रक्त अर्थात खून पहुंचता है। तो पंपिंग का कार्य कौन करता है? तो इसका 70 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा नीलय द्वारा। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे आगे। 71 देखिए, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? हाइड्रा जो होता है, जो एक जीवी या कह सकते हैं कि एक कोषीय जीव होता है, तो अलैंगिक जनन की किस विधि द्वारा उसमें प्रजनन होता है? तो 71 का आपका राइट आंसर होगा मुकुलन द्वारा। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे आगे। अगला देखिए 72 नंबर, आपको बताना कि जनन संचारित रोग है। जनन संचारित रोग मतलब जनन को प्रभावित करने वाला कौन सा रोग है? तो 72 का आपका राइट आंसर होगा सिफिलिस है, गोनोरिया है और एड्स है। एड्स का नाम तो सब लोग जानते होंगे। ये सब जनन संचारित रोग है, मतलब इनमें से सभी डी के साथ चलेंगे आगे। 73 देखते हैं, पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा है? पुष्प जिसको आप देखते होंगे, तो बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के सबसे बाहरी भाग को बाह्य दलपुंज कहा जाता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 74 काफी क्वेश्चन इजी है और आसान पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ब्लड समूह में ए जो होता है, इस ए में एंटीबॉडी जो होता है उसका नाम है बी। ऑप्शन सी जो होगा इससे 74 का वो राइट आंसर होगा। 75 देखते हैं, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में कौन नहीं नियंत्रित करता है? नहीं नियंत्रित करता है, आपसे यह पूछा गया है। तो 75 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन। इंसुलिन इज राइट आंसर नंबर 75 का। 75 नंबर।
चलिए आगे है आज के 76 नंबर की ओर। आपको इसमें बताना है कि पादप वृद्धि हार्मोन है, मतलब पादप में वृद्धि हार्मोन जो वृद्धि करता है, पौधे को बढ़ाने का कार्य करता है, उस हार्मोन का क्या नाम है? तो 76 का राइट आंसर होगा जिब्रेलिन। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे आगे। यहां 77 देखते हैं। हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन कहां स्रावित होता है? हमारे शरीर के किस हिस्से में या पेड़ पौधे के किस हिस्से में हार्मोन स्रावित होता है? तो हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से। ऑप्शन ए जो होगा इसका भी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 78 नंबर। 78 आपके सामने आ गया है क्वेश्चन। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो कितना गुहा, जोड़े की संख्या पूछा गया है, एक की नहीं पूछा गया है। तो 78 का राइट आंसर होगा 3 जोड़े, अर्थात टोटल संख्या 6 होती है। ऑप्शन सी 7 बढ़ेंगे आगे। 79 देखिए। एड्रोजन क्या है? एड्रोजन का नाम बताना आपको। तो एड्रोजन जो होता है वो एक प्रकार का मेल हार्मोन होता है जो पुरुषों में पाया जाता है, अर्थात इस 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। तो इस तरीके से सेशन आपका लगभग लास्ट चल रहा है और ये आज का अंतिम क्वेश्चन। और आप कितना आज के इस सेशन में सही कर पाए हैं जरूर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करने का प्रयास करें। देखते हैं 80 नंबर। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो मटर का प्रयोग किए थे गेर्गर मेंडल, जिसके द्वारा आनुवंशिकता की खोज किए थे। मतलब 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो को देख के आपको शायद काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में और कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।